अरे चुप बैठ जाओ। हम बात कर रहे थे वर्क डन बाई कॉमन फोर्सेस। अब कॉमन फोर्स में हमने वर्क डन बाई टेंशन सीख लिया था। वर्क डन बाई टेंशन हमने सीख लिया था। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम उसमें बताना टेंशन का वर्क कितना होगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? बेटा ये आवाज क्यों कर रहे हो इतनी तुम? अब मत बोलना, ठीक है बेटा। चलो, एक स्ट्रिंग है, उठा के भगा दूंगा बेटा जिसकी आवाज आ गई इस बार। एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने एक साइड से फिक्स कर दिया है और इसके दूसरे एंड पर एक मास लगा दिया है एम, और इसको मैं घुमा रहा हूं गोल गोल, है ना? ऐसे पत्थर बांध के एक रस्सी से और ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं उसको। तो ये स्ट्रिंग है। तो जब एक पूरा चक्कर लग जा रहा है या आधा चक्कर लग जा रहा है, तो उस ड्यूरिंग दैट पार्ट वर्क डन बाय स्ट्रिंग बताना है तुम्हें। ड्यूरिंग दैट पार्ट वर्क डन बाय स्ट्रिंग बताना है तुम्हें। जीरो क्यों होगा जीरो? नहीं, हाफ पार्ट के लिए बात कर लो। फोर्स तो जीरो नहीं होगी। टेंशन कितनी होगी? अगर मान लो ये v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मास m है, तो टेंशन कितनी होगी? एम वी स्क्वायर बाई एल, अगर इसकी लेंथ l है तो इतनी होगी टेंशन। बोलो। टेंशन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी ना, तो टेंशन होगी एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, वी स्क्वायर बाई आर। आर यहाँ पर एल के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक बात? तो फिर इसमें वर्क हम कैसे निकालेंगे? वर्क निकालने का हमारे पास तरीका क्या है बताओ? वर्क कैसे फाइंड करते हैं हम? बोलो। एफ डॉट डी। बोलो। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ डी कॉस थीटा, लिख सकता हूं ना? अरे बोलो। देखो इतनी मेहनत करोगे बेटा, तो मैं तुम्हें एक हिंट बता देता हूं कि अगर मान लो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और टेंशन हमेशा किस डायरेक्शन में होगी? रस्सी की डायरेक्शन में। ये टेंशन की डायरेक्शन है। नहीं समझ में आ रही बात? मान लो डी आर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल बता पाओगे कितना रहेगा? हमेशा 90 रहेगा, 90। हमेशा, चाहे यहां पे हो सॉरी, चाहे यहां पे हो, ये एंगल हमेशा 90 रहेगा। अरे बोलो। यानी डिस्प्लेसमेंट में और टेंशन में एंगल हमेशा 90 रहेगा, तो वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। आधा चक्कर हो, वन क्वार्टर पार्ट हो, कंप्लीट चक्कर हो, है ना, चार चक्कर हो, कितने भी राउंड हो, वर्क हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। किसका? वर्क डन बाई टेंशन। याद रखोगे इस बात को। समझ में आ रहा है कैसे जीरो हो रहा है? क्योंकि टेंशन इज नॉर्मल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना? देखो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट जैसे आधा चक्कर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगी, है ना, लेकिन हर इंस्टेंट पे ही वो नॉर्मल थी, तो हर छोटा छोटा जब ऐड करके इंटीग्रेशन करके निकालोगे ना भाई, अगर तुमने कैसे लोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर करके निकालोगे ना, तो यही जीरो आ जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, तो ये वर्क क्या रहेगा? जीरो रहेगा। याद रखोगे ना इस बात को? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। वर्क डन बाई फ्रिक्शन।
चलो अब इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया, एक ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, ये एक स्मूथ सरफेस पर रखा है, ये वाला सरफेस स्मूथ है और ये वाला सरफेस कैसा है, रफ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू मान लेते हैं। इस वाले नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने कोई फोर्स एफ लगाई है, नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने कोई फोर्स एफ लगाई है, और कंडीशन ये है कि बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, दोनों साथ में चल रहे हैं, बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। लिख देता हूं मैं यहां पर बोथ, हाँ तो पहले तो फोर्स ही बताओ, फोर्स कितनी होगी जब दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं, तो फोर्स कितनी होगी? एम प्लस एम इंटू ए बिल्कुल होगी, लेकिन ए बता दो फिर, ए कितना होगा? फिर तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी। करवाया ये क्वेश्चन मैंने, देखो बेटा ऊपर वाला ब्लॉक मूव करेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इस बात से एग्री करते हो? ऊपर वाला किसकी वजह से ब्लॉक मूव करेगा? फ्रिक्शन की वजह से। नीचे वाला फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, तो ऊपर वाले को हम रेफरेंस ले लेते हैं अपना, ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, किसका? जिसका मास है एम। इस पे क्या क्या फोर्स होंगी? एक तो वेट होगा इसका एम जी, एक नॉर्मल होगा एन मान लेते हैं, और क्या होगा? राइट साइड फ्रिक्शन होगा, बोलो होगा नहीं होगा? वेट होगा, नॉर्मल होगा, राइट साइड फ्रिक्शन होगा। क्योंकि बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, तो हम लिमिटिंग की बात कर लेते हैं, अदरवाइज तो हम निकाल ही नहीं सकते, लिमिटिंग ही फाइंड कर सकते हैं, वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, वो कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एम जी। बोलो एन बराबर एम जी होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लॉज ऑफ मोशन भी खत्म हो गया अब तो। क्लियर है यहां तक बात? चलो मैंने क्या लेट करा हुआ है कि ये ए एक्सलेशन से जा रहा है, तभी मैं ऐसा लिख पाऊंगा कि टोटल फोर्स एम प्लस एम इंटू ए होगी। अगर मैं ये लेट करूंगा, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अदरवाइज इसमें पूरा लेक्चर लिया था मैंने। क्लियर है यहां तक बात? टोटल मास इंटू एक्सलेशन, ये फोर्स होगी, एक्सलेशन हमने लेट करा है, इसकी ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए मैंने ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाया, ऊपर वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाया, इस पे सामने की तरफ फोर्स लग रही है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये मूव कर रहा होगा विद एन एक्सलेशन ए। बोलो तो क्या मैं ऐसे लगा सकता हूं, एफ नेट अलॉन्ग एक्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ। एफ नेट कितनी है? दैट इज म्यू एम जी, और मास कितना है ब्लॉक का? एम, एक्सेलेरेशन ए, तो यहां से एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू जी होगी, हमेशा ही ये आएगी, याद रखना। अगर ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर है और नीचे वाले पे हमने फोर्स लगाई है, तो एक्सेलेरेशन म्यू इंटू जी के बराबर आएगा, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इतना होगा। इस एक्सेलेरेशन से अगर ज्यादा फोर्स होगी तो ब्लॉक अलग अलग हो जाएंगे, इससे कम होगी तो साथ में चलेंगे। क्लियर है? अगर इस एक्सेलेरेशन तक चल रहे हैं दोनों साथ चलेंगे, इससे ज्यादा एक्सेलेरेशन होगा तो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब अलग अलग क्या, रिलेटिव मोशन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, अभी तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्लियर है यहां तक बात? चलो अब एक्सेलरेशन आ गया, अब क्वेश्चन हम पहुंचते हैं जो हमने सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या सीखने के लिए आए हैं हम? वर्क डन हमें सीखना है फ्रिक्शन का। मान लो अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये समझ में आ गया हो, ये रिवीजन वाला पार्ट था। अब क्वेश्चन क्या है? सेम वही डायग्राम है पुराने वाला, क्वेश्चन है फाइंड दी, उसी डायग्राम के लिए बोल रहा हूं, फाइंड दी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अपर एंड लोअर ब्लॉक when body is displaced by कितने डिस्टेंस? डी डिस्टेंस। मतलब जब ये बॉडी कितना डिस्प्लेस कर रही है? डी, तो उसके लिए हमें क्या बताना है? फ्रिक्शन का वर्क बताना है, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ने कितना काम करा और नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ने कितना काम करा।
जल्दी बताओ बेटा। डी। एक पे फ्रिक्शन भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो वर्क पॉजिटिव आएगा। एक पे फ्रिक्शन पीछे होगा, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, वर्क नेगेटिव आएगा। हाँ। वी। हाँ। फ्रिक्शन डायरेक्ट म्यू एम जी इंटू डी। अरे इतना आसान क्वेश्चन मैं दे भी नहीं सकता, मैंने दे कैसे दिया और तुमसे ये भी नहीं हो रहा। सॉल्यूशन क्या है इसका? वर्क होता है फोर्स डॉट एफ डॉट डी। इस बात से तो एग्री करते हो? तो पहले अपर ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, इस पे बेटा फ्रिक्शन आगे लग रहा है, अभी मैंने पूरा डेरिवेशन करा है, लग रहा है आगे, और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो थीटा क्या आएगा? 180। जीरो आएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स कितना है, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज म्यू एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी है, और कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू एम जी इंटू डी। खत्म क्वेश्चन। लोअर ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, अपर ब्लॉक का ये, लोअर ब्लॉक पे बेटा फ्रिक्शन लगेगा पीछे, बोलो, और डिस्प्लेसमेंट होगा आगे। तो कितना होगा? फॉर्मूला तो एफ डॉट डी ही रहेगा, लेकिन इस बार जब मैं रखूंगा तो एफ कितना है, म्यू एम जी, डी कितना है, डी, और कॉस है 180, कॉस 180 -1, तो हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू डी। क्लियर है यहां तक बात? चलो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। रटना चाहो रट लेना, और जो करना चाहो कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे। ये जो पढ़ाया है इस पे नहीं होगा, ये तो बहुत वाहियात सा है। ये लिखा है यहाँ पर, लिखना है, लिखा है नहीं लिखा? जल्दी लिखो। हो गया? चलो, देखो एक क्वेश्चन, इधर सुन ले, उधर इधर, इधर। ठीक। ये एक रफ सरफेस है, ये कैसा सरफेस है? रफ। ये फिक्स्ड है। एक ब्लॉक है जो यहां रखा है, जिसका मास m है। ये जो पहाड़ जैसा सा स्ट्रक्चर है, इसकी हाइट है h,
और ये बेस की लेंथ है एल। ये बेस की लेंथ कितनी है? एल। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू है। यहां तक बात क्लियर है? अब ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड करता हुआ धीरे 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 नीचे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, स्लोली आ रहा है, ध्यान रखना। तो हमें क्या बात कर फाइंड करना है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हमें क्या फाइंड करना है? डायरेक्ट लिख देता हूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन ब्लॉक slowly comes down to the ground level। किसी को आता है रिजल्ट? बिल्कुल हो रही है। हाँ, इंटीग्रेट करेंगे। फ्रिक्शन की हर डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज हो रही है, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। भाई एन थीटा चेंज हो रहा है, तो थीटा के हिसाब से तो मैग्नीट्यूड होगा, कॉस कंपोनेंट होगा मैग्नीट्यूड। साइन कंपोनेंट इंक्लाइन द प्लेन की तरफ, कॉस कंपोनेंट नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। कुछ समझ में आई बात क्या आपको बोल रहा हूँ मैं? नहीं आ रही ना समझ में? कैसे चेंज होगा बता, थीटा कैसे चेंज हो रहा है? देखो मैं थीटा चेंज कैसे हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। जब ये ब्लॉक इधर आएगा चल के, जब ये ब्लॉक चल के मान लो किसी इंस्टेंट पे ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ऐसे तो जाएगा यहाँ से यहाँ पे, और फाइनली इसको कहाँ आना है? यहाँ पे आना है फाइनली। जब यहाँ पे आया उस इंस्टेंट की सिचुएशन की हम बात करते हैं, इस इंस्टेंट की, इसका एम जी इधर होगा, बोलो। नॉर्मल इधर होगा, यहाँ पे नॉर्मल ऊपर था, अब नॉर्मल ऐसे रहेगा ना, हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगा ना नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे होगा, तो नॉर्मल का एंगल चेंज हो रहा है। अरे बोलो, अगर इसी इंस्टेंट पे मैं एम जी को रिजॉल्व करना चाहूं तो एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक एम जी का कंपोनेंट आएगा इधर, एक एम जी का कंपोनेंट आएगा इधर। बोलो, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तो इसी इंस्टेंट पे कोई फ्रिक्शन बताएगा? फ्रिक्शन एट द गिवन इंस्टेंट। ढंग से देख रहे अंधे? म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, नॉर्मल बराबर एम जी कॉस थीटा के बराबर नहीं होगा, तो साइन कैसे हो जाएगा? फ्रिक्शन कितना होता है? फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, और एन किसके बराबर हो जाएगा? बोलो, एम जी कॉस थीटा के, तो हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई तुम्हें? बेटा हम हमेशा इस ये बात को कैसे डिसाइड कर देता हूं, मैं कैसे बोल देता हूं कि एन बराबर एम जी होगा? क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक ना तो उड़ के ऊपर जा रहा, उड़ के ऊपर कब जाता? जब एन एम जी से ज्यादा होता, और इसमें धस कब जाता? जब एम जी कॉस थीटा एन से ज्यादा होता। अब ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे सरफेस पे रखा है। अब ये बताओ मेरी बॉडी पे नेट फोर्स कितनी है? मेरी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है ना? बेशक मेरा 1000 न्यूटन लगा रहा हूं मैं नीचे, या 2000 न्यूटन लगा रहा हूं, बेटा उतना ही ये नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है मुझे। अगर मेरा वेट बढ़ता गया तो मान लो ये सफिशिएंट नॉर्मल नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो ये छत टूट जाएगी, मैं धस जाऊंगा नीचे। अगर या तो ये मुझे 200, अगर मान लो मेरा 1000 न्यूटन 5000 न्यूटन है, 50,000 न्यूटन है फोर्स, या तो ये नॉर्मल प्रोवाइड करेगी मुझे दीवार, और नहीं प्रोवाइड करेगी तो मैं नीचे धस जाऊंगा। भाई अनबैलेंस्ड फोर्स होगी ना? नहीं समझ में आ रही बात? बेटा जब तक मैं रेस्ट में हूं, एक्सेलरेशन मेरा 0 है, तो मेरे बॉडी पर नेट फोर्स 0 ही है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मेरे पे नॉर्मल ज्यादा, मैं ऊपर उठने लगूंगा, अगर ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स होगी, नीचे की तरफ ज्यादा होगी तो नीचे तरफ जाने लगूंगा, दोनों तरफ बराबर है तो मैं यही रहूंगा। ये जितनी भी कॉपी टेबल पे रखी है सब नेट नेट फोर्स 0 है, इनका सबका वेट भी लग रहा है, सफिशिएंट नॉर्मल प्रोवाइड कर रही है टेबल ऊपर की तरफ, वेट और नॉर्मल बराबर है, तो ये रेस्ट पे है। अगर मैंने इस पे फोर्स लगाई, जैसे आगे की तरफ मैंने इस पे फोर्स लगाई, अब नेट फोर्स 0 नहीं है, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव कर रहे हैं इस तरफ।
वाई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, अब वाई नहीं होगा, अब ये सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में जीरो है, हो सकता है इधर एक्सेलरेशन हो। अगर ये एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर फ्रिक्शन के बराबर होगा एम जी साइन थीटा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो इस इंस्टेंट पे यहां पे फ्रिक्शन कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में। ये बेटा देखो दो चीजें होती हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। इसमें कौन सा टाइप है फ्रिक्शन का? काइनेटिक है ना बेटा, चल रहा है, मूव हो रहा है ना स्लोली, मूव हो रहा है तो काइनेटिक। रुका होता तो स्टैटिक, अगर ये रुका हुआ होता तो स्टैटिक। अभी तो मूव हो रहा है ना, लेकिन स्लोली मूव हो रहा है बस। क्लियर है यहां तक बात? मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन हुआ तो काइनेटिक, मोशन नहीं है तो स्टैटिक। अगर ये सरफेस में और इसके सरफेस में, मतलब इन दोनों के सरफेस में मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, और मोशन होगा तभी तो ऊपर से नीचे आएगा, बिना मोशन के कैसे आ जाएगा? तो फ्रिक्शन का कौन सा टाइप है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो इस वजह से डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू के, ये म्यू है के इंटू एन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अरे बोलो। चलो, अब मान लो इस इंस्टेंट पे ये कितना डिस्प्लेस कराएं इसको, मान लो ये डिस्प्लेस हुआ है इस डायरेक्शन में डी आर। कितना डिस्प्लेस हुआ है? डी आर। तो अगर कोई तुमसे पूछे वर्क, है ना, वर्क भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर लेता हूं, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बताओ कितना होगा? एफ डॉट डी आर ई कर दे, ऐसे होगा। अब बता कितना होगा, क्या बोल रहा है? म्यू, म्यू एम जी कॉस थीटा डी आर। क्लियर है यहां तक बात? सब एग्री करते हो सही है? मैं नहीं करता, लेकिन इसमें गलती है। साइन नहीं होगा तो कॉस ही, माइनस आएगा बेटा इसमें। फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, बिल्कुल अंधे हो क्या तुम, ये दिमाग के अंधे हो सारे। उसे क्या देख रहा है तू भी? उसने कम से कम उतना मैग्नीट्यूड तो बता दिया। इसमें बेटा म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी आर, अगर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, थीटा 180 होगा ना, तो कॉस 180 माइनस वन नहीं आएगा यहाँ पे। ये कॉस अलग है, ये कॉस ये वाला है, ये वाला कॉस है। नहीं समझ में आई बात? दो एंगल आ गए। एक बेटा इसके और इसके बीच का एंगल है 180, ये वाला जब डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा वो 180 है। ये वाला एंगल किसके बीच में है? नॉर्मल के और वर्टिकल के बीच का एंगल है। क्लियर है यहां तक बात? चलो, अब हमें टोटल वर्क फाइंड करना है। अब हमें क्या फाइंड करना है? डब्लू, टोटल वर्क। वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डी आर। बोलो, ऐसी होगा? चलो, अब मैं वो डायग्राम, कौन सा वाला, यही वाला, मैं फिर से थोड़ा सा इसको जूम करके उधर बना रहा हूं। मान लो ये डी आर डिस्प्लेसमेंट हुआ था इस डायरेक्शन में, बोलो। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, ये मेरा डी एक्स हो जाएगा, ये मेरा, कोई स्मॉल चेंज है तो उसको स्ट्रेट लाइन की तरह मान लिया, वैसे कर्व्ड है, बस स्मॉल है तो स्ट्रेट लाइन की तरह मान लिया। इसमें हमारा एंगल कितना लिया है हमने, ये वाला थीटा एंगल लिया है। तो क्या तुम डी आर या कॉस थीटा डी आर को कुछ लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो, बोलो? अरे, कॉस थीटा इंटू डी आर को क्या लिखोगे? डी, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं साइड में यहां पर लिख के ऐसे माइनस बाहर ले लेता हूं, म्यू एम जी को भी बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा को डी एक्स लिख सकता हूं, बोलो। डी एक्स एक्स डायरेक्शन में, और उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल लेंथ आएगी। टोटल लेंथ मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कितनी है, एल है। एक्स कॉम्पोनेंट है ना लेंथ का, डी एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो लेंथ आएगी। अगर डी वाई का इंटीग्रेशन करता तो हाइट आती, डी आर का इंटीग्रेशन करता तो ये वाली लेंथ आती। कुछ बात समझ में आ रही है? तो फाइनली मेरा जो रिजल्ट आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एल। और ये रट लेना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहले इसको लिख लो, मैंने इंटीग्रेशन से प्रूफ करा है, कंपोनेंट लिया है ना उसका, वो सब हट जाएगा, इतना ही वर्क आएगा बस।
हो गया। कल तो छुट्टी है तुम्हारी है। मेरी भी है। हो गया। क्वेश्चन करो ये वाला जल्दी। क्वेश्चन पढ़ो। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी करवाया है मैंने। इस बार एक्सलेशन भी दे दिया है तुम्हें। हुआ पहला किसी का? कितना आया? एफबीडी बनाओ, एफबीडी। म्यू बताना है पहले, म्यू के। बोथ ब्लॉक ऑलवेज मूव टुगेदर। एक्सेलेरेशन कितना है? F/2m+ कैपिटल M। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। और ये दोनों मूव कर रहे हैं टुगेदर। ये म्यू बताना है यहाँ पे कितना होगा। सही करा है लेकिन कुछ गड़बड़ है। ध्यान से सोच, इसमें थोड़ी सी क्या गलती कर रहा है। आगे जाएगा ना नीचे वाला ब्लॉक, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन।
यहाँ पे इसका पहले इन दोनों बॉडी को सिंगल बॉडी मानो, देखो क्यों ऐसा मान रहे हैं, क्योंकि बोथ आर मूविंग टुगेदर, तो इनका टोटल मास हो जाएगा m प्लस एम। अब इन्हें एफबीडी में फोर्सेस दिखाओ, एक इनका वेट होगा m प्लस एम इंटू जी, नॉर्मल होगा और नॉर्मल वेट के बराबर हो जाएगा। एक इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, बोलो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये फोर्स इस पे लग रही है आगे की तरफ, और ये आगे की तरफ जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए, और ए इतना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यही होता है ना। अब एफ नेट कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर मास हो जाएगा टोटल मास इंटू ए। अब वैल्यू रख दो, एफ तो एफ ही है, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, एम प्लस स्मॉल एम, ए की वैल्यू गिवन है एफ अपॉन टू एम प्लस एम से एम कैंसल, ये एफ बाई टू इधर आ जाएगा, तो एफ माइनस एफ बाई टू इजिकल्स टू म्यू एम प्लस एम जी, तो हो जाएगा एफ बाई टू एम प्लस एम जी इजिकल्स टू म्यू, और ये म्यू भी कौन सा है, म्यू काइनेटिक है ये। क्या दिक्कत आ रही थी इसमें तुम्हें, दिक्कत मुझे ही आ रही है, मेरे को अजीब सा पता नहीं क्या हो गया। लिखो जल्दी। हो गया, नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी, अरे फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दो, फ्रिक्शन ही तो मूव करा रही होगी, स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन नहीं हो जाएगा। एफबीडी बनाओ ऊपर वाले का खाली, उस पर फ्रिक्शन ही तो लग रहा होगा आगे, उसका एक्सेलरेशन हमें पता है एफ बाई टू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो एफ नेट इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ नेट फ्रिक्शन होगा, मास स्मॉल एम है और एक्सेलरेशन पता ही है तुम्हें। एफबीडी तो बनाओ बेटा ऊपर वाले का, सिर्फ उसका एफबीडी बनाओ, उस पे उसका एक्सेलरेशन हमें पता है, ये पूरा बॉडी मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन ए, और ए की वैल्यू, हाँ म्यू पता है तेरे को, नहीं पता ना,
इसलिए जरूरत पड़ रही है। एफबीडी बनाओ, मास एम है, मान लो तुम्हें एन ही तो पता है, ये एम जी है, ये एन है, एन डैश मान लेते हैं, और इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, और इसका एक्सलेशन भी आगे की तरफ है कितना, एफ अपॉन 2m प्लस स्मॉल एम। न्यूटन की सेकंड लॉ लगाओ, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सलेशन। एफ नेट क्या है, फ्रिक्शन ही तो होगा, बराबर मास स्मॉल एम एक्सलेशन एफ बाई 2। हो गया। थर्ड पार्ट करो। ये कहाँ कर दिया मैंने, वहीं कर दिया क्या? ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग वाले में कर दिया है मैंने। चलो कोई बात नहीं, करो इसको। Find the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during a displacement d। उसको d से मल्टीप्लाई करना है बेटा बस। m इंटू एफ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अगर मैं अभी चला जाऊं तुम पर शोर मचाओगे। हाँ, तुम्हारे आगे के लेक्चर तो होंगे ही। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी से। ये हो गया बेटा, इसमें डी से मल्टीप्लाई कर देना वर्क के लिए बस। ये करो, डी से फ्रिक्शन इंटू डी करना है, जो फ्रिक्शन हमने फाइंड करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A block of mass 2 kg is pushed down an inclined plane of inclination 37 with a force of 20 Newton acting parallel to the incline. हाँ बेटा करेंगे, करो तुम क्वेश्चन करो। छुट्टी चला जाऊंगा अभी क्लास के बाद, अगर रेस्ट करता हूँ थोड़ी देर नहीं हुआ तो चला जाऊंगा। हम्म। एफबीटी बनाओ बेटा, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन 30 का, ऐसे। इसके ऊपर एक ब्लॉक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ब्लॉक ऑफ मास इज पुश्ड डाउन। इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है, कितनी, 20 न्यूटन। इसका मास कितना है, 2 kg है।
और इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा पहले वो निकालना है। 5। बेटा पहले वाले के लिए भी पहले डिस्प्लेसमेंट तो निकालोगे। अच्छा, फोर्स एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो है, हाफ इंटू ए कितना है 10। तुम्हारा 6 कैसे आ रहा है? बेटा इसमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो। पहले का तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अलोंग द प्लेन लग रही है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द प्लेन है। फोर्स कितनी है? 20 है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 है। तो आंसर आ जाएगा 100। वर्क 100 जूल आ जाएगा। अरे बोलो। दूसरा देखो, बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक। वेट लग रहा है नीचे की तरफ, है ना? तो बेसिकली तुम्हें देखो, यहां से कितने मीटर जाएगा? 5 मीटर जाएगा एक सेकंड में। और वेट लग रहा है नीचे की तरफ, कितना वेट है? 20 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है ये नहीं बता सकते तुम? इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, इसका प्रोजेक्शन, ये अगर एंगल 37 होगा, बेटा ये अगर 5 है, ये 37 है, तो क्या मेहनत कर रहे हो इसमें तुम? ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो 20 × 3 60 जूल आ जाएगा। नहीं आगा? आ गया? इसका कितना आया आंसर? इसका आया आंसर, बेटा इस समझ में आ रहा है बेटा क्या कर रहा हूं मैं? ये तुम्हें समझ में आया कैसे हुआ ये? नहीं आया? बेटा एक ये ब्लॉक यहाँ पे है और यहाँ से कितना नीचे जा रहा है? 5 मीटर नीचे जा रहा है, ऐसी तो है। ये 5 मीटर कैसे निकाला मैंने? सेकंड इक्वेशन से, ऐसी टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो है, एक्सलेशन दिया है 10 और टी है 1। ये लास्ट थर्ड पार्ट में लिखा है कि टी 1 है, तो आ जाएगा 5 मीटर। और अगर ये 5 मीटर है यहां से यहां तक, ये अगर यहां से यहां तक 5 मीटर है, तो इसको, इसका ये वाला, ये एंगल 37 भी दिया है, तो ये भी 37 होगा। तो ये वाला हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब क्योंकि ब्लॉक यहाँ पर है, ब्लॉक यहाँ पर है, तो इसका वेट होगा नीचे की तरफ mg। वेट की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 3। सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा 20 × 3। और थर्ड वाला क्या पूछा है? फाइंड द बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा पहले। फ्रिक्शन कैसे फाइंड करोगे? बेटा इस पे फोर्सेस दिखाओ सारी, यहाँ पे ही दिखा देते हैं। देखो ये 20 न्यूटन ऐसे आ रहा है, mg का कंपोनेंट भी आएगा नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं डायग्राम थर्ड पार्ट के लिए। एक होगा इसका वेट 2g, 20 लिख दूं। एक होगा इस पे 20 न्यूटन की फोर्स ऐसे नीचे की तरफ लगाई हुई है, 20 न्यूटन।
एक कंपोनेंट एफ, इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कॉस 37 हो जाएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट 20 cos 37 हो जाएगा 20 sin 37। फ्रिक्शन इस पे किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, स्लाइड करके नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन उसको रोकेगा, फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ, बोलो। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और इसका एक्सलेशन हमें दिया है नीचे की तरफ 10। तो इसमें मैं इक्वेशन लगाऊंगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, जब मैं इक्वेशन लगाऊंगा एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सलेशन। अब एफ नेट कितना है, 20 है नीचे की तरफ, एक है 20 sin 37 माइनस फ्रिक्शन, ये दोनों ऐड हो रही है, ये माइनस हो रही है, इजिकल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। मास कितना है 2 और एक्सलेशन कितना है 10। तो यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ से, माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा 20 sin 37। sin 37 कितना हो जाएगा हमारा, 3/5 तो हो जाएगा, 15 आ जाएगा ये। 12 न्यूटन हमारा फ्रिक्शन आ गया, और फ्रिक्शन का वर्क कितना हो जाएगा 12 × 5 माइनस का, तो 12 -60 आ जाएगा आंसर। अभी बेटा मैं थोड़ी देर उधर रेस्ट करके आता हूँ, अगर रहेगा ठीक तो मैं आऊंगा, नहीं तो कोई और भेजता हूँ। ये एक बार कंजर्वेटिव फोर्स, बिल्कुल आवाज मत करना है ना, आवाज करोगे तो फिर मुझे आना पड़ेगा, कंजर्वेटिव फोर्स वाला पढ़ लो, मैं
हुआ बेटा? चलो अब बात करते हैं बेटा हम वर्क डन बाय स्प्रिंग की। वर्क डन बाय स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग का वर्क, पहली बात तो फोर्स पता होना चाहिए, वर्क डन की बात बाद में होगी। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है तो सबसे पहले इसमें एक चीज होती है स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट इज के। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना। इसके और बहुत सारे नाम है, स्टिफनेस आए है ना, या स्प्रिंग मॉडुलस, ऐसे बहुत सारे नाम होंगे। तो हम यूनिट से ध्यान रखेंगे है ना। इसकी यूनिट जो होती है न्यूटन पर मीटर। अगर कभी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर आ जाए तो दिमाग में रखना दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट के। क्लियर है यहां तक बात? फिर आती है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है स्प्रिंग फोर्स हमने पढ़ा है। कितनी होती है स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग फोर्स होती है दैट इज के इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है? के इंटू एक्स। इसकी डायरेक्शन हमें पता होती है ना। अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, स्प्रिंग को एलोंगेट करेंगे तो फोर्स लगेगी अंदर की तरफ। क्लियर है यहां तक बात? तो दिस इज स्प्रिंग फोर्स। चलो अब बात करते हैं हम वर्क डन। अब हम बात करते हैं वर्क डन। तो ये कैसे निकालेंगे इसका वर्क बताओ बेटा। डॉट एस हम तब करते जब कांस्टेंट फोर्स होती है ना। एफ डॉट एस या एफ डॉट एक्स हम कब करते जब स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट होती। यहां पर स्प्रिंग फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। एक्स अगर जीरो है, एक्स क्या डिफॉर्मेशन है, एक्स जीरो है तो स्प्रिंग फोर्स जीरो है। एक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, नॉट यूनिफॉर्म। तो ये इंटीग्रेशन से हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन से निकालेंगे एफ एस डी एस। बोलो समझ में आ रही है बात? अब मान लो इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं बेटा, एक ब्लॉक है और इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं किसी एक्सटर्नल फोर्स से, तो स्प्रिंग फोर्स बाहर को लगेगी और कंप्रेशन अंदर को हो रहा है, तो वर्क नेगेटिव आएगा। बोलो समझ में आ रही बात? भाई इसको मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस पे मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तो ये स्प्रिंग फोर्स जो होगी, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन पता है तुम्हें क्या होगी? अगर इसको कंप्रेस करूंगा स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, इसको एलोंगेट करूंगा तो स्प्रिंग फोर्स अंदर को लगेगी। समझ में आ रही बात? अगर इसको मैं दबा रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर, डिस्प्लेसमेंट अंदर, तो नेगेटिव वर्क आएगा। तो कॉस 180 होगा, वो कॉस 180 ना करके मैं डायरेक्ट माइनस लिख देता हूं इधर। बोलो चलो समझ में आ रही है ना बात? ये कॉस 180 करके एक स्टेप फालतू होगा। ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ है, ये जब की बात है जब डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ है, डीएस जब अंदर की तरफ है। और मान लो मुझे एल नॉट तक कंप्रेस करना है, मुझे कितना कंप्रेस करना है? एल नॉट तक। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट चलो बाद में रखते हैं, अभी हम इसमें और फर्दर इसको इसकी वैल्यू रखते हैं। तो हो जाएगा माइनस एफ एस कितना हो जाएगा? के इंटू एक्स डी एक्स। क्योंकि हम x की डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसको जनरली x से रिप्रेजेंट कर देंगे ds को भी, तो ये हो जाएगा dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा के एक्स डी एक्स का, के तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, x का कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे बोलो, मान लो मैं जीरो से x तक ही कंप्रेस कर रहा हूं, l तक करता तो बस इसकी वैल्यू l रख देता। तो ये जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया है वर्क का, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। याद रखोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। यही हम आगे बढ़ेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। ये क्या है? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। यही अगर तुमसे पूछ रहे कोई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस या एफ इंटू एक्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है तो। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर कांस्टेंट फोर्स से मैंने इसको कंप्रेस करा है तो एफ इंटू एक्स होता था डिस्प्लेसमेंट, बट दिस इज नॉट कांस्टेंट, इस वजह से क्या आ रहा है?
के एक्स स्क्वायर बाई टू। अभी के लिए तुम क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, रट सकते हो कि वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। क्लियर है यहां तक बात? हाफ के एक्स स्क्वायर इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। इसको जल्दी से लिखो। यही वर्क अगले जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो यही वर्क विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बेटा यहां तक बात? याद देखो, ये काइनेटिक एनर्जी जैसा इसे तो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यहां पर हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन करो। पढ़ा तुमने इतने जो मैंने कंजर्वेटिव वाला पढ़ा बोला था, पढ़ा है किसी ने, नहीं पढ़ा? चलो समझाएंगे भी। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वेल्डेड विद ए लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर आता है। देखो कुछ ऐसा सिस्टम है, एक बोल रहा है ब्लॉक ऑफ मास m इज वेल्डेड विद लाइट स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k इज इन इक्विलिब्रियम ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री। यहाँ एक ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है, यहाँ पे ब्लॉक था, इसको मैंने कंप्रेस करा है, तो ये कुछ कंप्रेस होके यहाँ पे आ गया। मान लो एक्स नॉट कंप्रेस हुआ है, नेचुरल लेंथ। ये बात समझ रहे हो ना बेटा, कैसे कंप्रेस होगा? स्प्रिंग के ऊपर अगर मैं कुछ वजन रखूंगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी ना, बस थोड़ा सा एंगल पे है, बस वो है, और ये स्मूथ सरफेस पे है, तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में कंप्रेस हो गई। क्लियर है? ये कितनी कंप्रेस हुई है निकाल पाओगे तुम? कैसे निकालोगे? उसको के एक्स के बराबर कर देंगे, है ना भाई। इस पे एम जी इधर लग रहा होगा, एम जी अगर फोर्स को रिजॉल्व करूंगा तो इस पे एक एम जी फोर्स इधर लग रही होगी, इधर होगा एम जी कॉस 37, इधर होगा एम जी साइन 37। बोलो, वेट तो नीचे होगा। स्प्रिंग फोर्स नहीं बताया मैंने, स्प्रिंग फोर्स तो ऊपर बाहर की तरफ होगा, इस तरफ होगा स्प्रिंग फोर्स तो, है ना। तो क्या मैं स्प्रिंग फोर्स को एम जी साइन 37 के बराबर कर सकता हूं? बोलो। चलो, स्प्रिंग फोर्स मुझे पता है कितना होता है, के इंटू एक्स होता है स्प्रिंग फोर्स, वर्क नहीं।
स्प्रिंग फोर्स के इंटू एक्स के बराबर होता है, और यहां पर ये के एक्स की जगह एक्स नॉट हमने ले लिया, एक्स कंप्रेशन है, नेचुरल लेंथ ये थी, एक्स नॉट कंप्रेस हो गया तो हो जाएगा एम जी साइन 37। तो यहां से एक्स नॉट कितना आ गया, एक्स नॉट आ गया एम जी साइन 37 बाई के। बोलो मान लो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग मैंने ऐसे नेचुरल लेंथ इसकी है, इस पे अगर मैंने वेट टांगा कितना, एम जी, एम जी मास टांगा तो स्प्रिंग थोड़ी खिंच जाएगी, मान लो यहां तक आ गई। अरे बोलो, दूसरे सिचुएशन में स्प्रिंग ऐसी हो जाएगी ना यहां तक, मान लो ये कितना कंप्रेस हुआ है, एक्स नॉट हुआ है, तो ये एक्स नॉट कितना होगा, ये एलोंगेट हुआ सॉरी, इसका अब इसका एफबीडी बना के निकालना पड़ेगा तुम्हें। इस पे एम जी लगेगा नीचे की तरफ और के एक्स लगेगा ऊपर की तरफ, तो के एक्स को किसके बराबर, एम जी के बराबर करोगे ना इक्विलिब्रियम में। नहीं समझ में आई बात, आ गई। तो बेटा मैंने यहाँ पे यही तो करा है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पर एक फोर्स इधर है एम जी साइन 37 और स्प्रिंग फोर्स ऊपर है एफ एस, ये के एक्स के बराबर है ना, ये स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट के बराबर है, तो के एक्स नॉट को मैंने स्प्रिंग फोर्स के बराबर कर दिया, बस वही करा है, के एक्स नॉट को मैंने, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो अलोंग दिस डायरेक्शन, नेट फोर्स जीरो, ये किसकी वजह से कराया मैंने, क्योंकि ये कहा था, इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, यही तो होता है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जितनी फोर्स इस पे इस तरफ लग रही है उतनी इसे लग रही है, अगर ये वेट ज्यादा होता तो स्प्रिंग और कंप्रेस हो जाती, फिर स्प्रिंग फोर्स और बढ़ जाती। क्लियर है यहां तक बात। तो यहां से हमने एक्स नॉट फाइंड कर लिया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या है, इफ द वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स। अब ध्यान से समझो बेटा क्वेश्चन क्या है, बेटा ये क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, ये सुनो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आगे बोल रहा है इफ ए वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड स्लोली ऑन, मतलब इस पे ब्लॉक मान लेते हैं, इस पे एक वेरिएबल फोर्स हम स्लोली लगा रहे हैं, वेरिएबल फोर्स एफ एक्सटर्नल मान लेते हैं उसको, ये वेरिएबल फोर्स है, और इस पे फोर्स को, वेरिएबल फोर्स को लगा के मैं इसको स्लोली अपनी इनिशियल पोजीशन पे ले जाना चाह रहा हूं। पढ़ो इसको क्या लिखा है, इफ ए वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड स्लोली टिल द स्प्रिंग कम्स टू इट्स रिलैक्स्ड पोजीशन, रिलैक्स्ड पोजीशन मतलब स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है ना तो एलोंगेटेड है, तो स्प्रिंग को खींच के मैं फिर से यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूं, समझ में आई बात। तो उसमें कितना वर्क लगेगा स्प्रिंग के, नहीं समझ में आई तुम्हें बात, आ गई, नहीं आई बेटा। अब ये नेचुरल में यहाँ पे इसको खींच को मैं स्लोली ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो वहां तक लाने में कितना वर्क लगेगा ये बताना है, ये वर्क पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। अब तक मैंने जो पहले दो केस बताए थे उसमें स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट होता था ना, वो नेगेटिव आता था, इसमें स्प्रिंग फोर्स भी ऊपर लग रही है। हम्म, हाफ, एफ तो के एक्स ही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स वेरिएबल फोर्स है, बस इसमें बेटा वर्क पॉजिटिव आएगा और कुछ नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी तो हाफ के एक्स स्क्वायर में एक्स जी एक्स नॉट रख दोगे। बता देता हूँ कैसे आएगा, देखो इधर बेटा, ये देखो ये स्प्रिंग है, इसको मैं खींच रहा हूं धीरे 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 धीरे, तो स्प्रिंग फोर्स मेरी ऊपर की तरफ लग रही है, लग रही है स्प्रिंग फोर्स। बेटा स्प्रिंग जब ये स्प्रिंग जब तक दबी हुई है स्प्रिंग उसको अपनी नेचुरल लेंथ में तो जाना चाहेगी, नेचुरल लेंथ में जाना चाहेगी, स्प्रिंग ऊपर की तरफ लगेगी, लगाएगी, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाने लगाते में डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, तो वर्क आएगा पॉजिटिव। लेकिन जब मैंने स्प्रिंग समझाया था तुम्हें, तो बेटा मैंने कैसे स्प्रिंग को दबा रहा हूं, है ना, तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी बाहर की तरफ, दबा रहा हूं, ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल का वर्क नहीं पॉइंट फाइंड कर रहा, मैं इसका वर्क फाइंड कर रहा हूं स्प्रिंग का। तो जब इसको मैं दबा रहा हूं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर लगेगी, स्प्रिंग फोर्स बाहर, डिस्प्लेसमेंट अंदर, वर्क नेगेटिव। जब इसको मैं खींचूंगा, दूसरी सिचुएशन में इसको क्या कर रहा हूं, मैं खींच रहा हूं, तो एक्सटर्नल फोर्स मेरी बाहर की तरफ लग रही है, स्प्रिंग फोर्स लगेगी अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, तो नेगेटिव आएगा।
लेकिन इस केस में जो मैंने ये केस तुम्हें कराया है, इसमें बेटा स्प्रिंग पहले से नेचुरल लेंथ में नहीं है, पहले से कंप्रेस्ड है। ये वाला वर्क कब आएगी? ये वाला वर्क आएगा व्हेन इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। व्हेन इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, तो क्या आएगा? वर्क आएगा -12k x²। क्लियर है यहां तक बात? अरे बोलो, स्प्रिंग अगर इनिशियली नेचुरल लेंथ है, उससे मैं कंप्रेस करूं या उसको मैं कंप्रेस करूं या उसको मैं एलोंगेट करूं नेचुरल लेंथ से, तो जितना भी एलोंगेट करूं, मान लो मैंने 5 मीटर एलोंगेट करा, तो 12 × k × 5 का स्क्वायर। अरे कुछ समझ में आ रही है बात? चाहे कंप्रेस करूं चाहे एलोंगेट करूं, वर्क क्या आएगा? नेगेटिव। स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में है तब। दूसरी सिचुएशन क्या है? इसमें इनिशियली नेचुरल लेंथ नहीं है, इनिशियली कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड से मैं नेचुरल लेंथ में ला रहा हूं। कंप्रेस्ड स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में ला रहा हूं, तो मेरा क्या होगा? अब वर्क का फॉर्मूला वही है बेटा। बेटा इधर बात क्यों कर रहे हो तुम दोनों? वर्क का फॉर्मूला वही है, एफ स्प्रिंग डॉट डी आर, है ना? अगर मैं फोर्स का लिखूंगा, जब इसमें लिखूंगा एक्सप्रेशन एफ स्प्रिंग डी आर, इस बार कॉस मेरा 0 आएगा। अब तक कॉस मेरा 180 आ रहा था, स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था ना मैं। देखो बेटा, ऐसे तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इसमें कौन? एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स का मैं वर्क निकाल रहा हूं एक्सटर्नल। इसमें 1 लाख फोर्स हो, उनसे मेरे को कोई लेना देना है ही नहीं। 1000 फोर्स हो, लाख फोर्स हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना जिसका पूछा है, यहां पर किसका वर्क पूछा है? स्प्रिंग फोर्स का। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो बाकी सबको भूल जाओ। बाकी सबसे ध्यान रखो कि बॉडी का मोशन कैसे हो रहा है, मोशन क्या हो रहा है, बस। बाकी स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, वो तुम्हारा वर्क बताएगा। स्प्रिंग फोर्स और वो डिस्प्लेसमेंट। अगर स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करो या स्प्रिंग फोर्स को रिजॉल्व करो, दो ही तरीके मैंने बताए थे। क्लियर है यहां तक बात? तो यहाँ पे वर्क कितना आएगा? ये आएगा cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जब मैं स्प्रिंग फोर्स लिखूंगा, कितना स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बताओ? kx। और dr को मान लो, या kr हो जाएगा यहाँ पे, kr dr। और इसकी जब लिमिट रखूंगा मैं, कहाँ रखूंगा? इनिशियल लिमिट कितनी है? और लिमिट का रख देना 0 से जो भी हमारे आया है, हाँ x0 की रख देना। क्लियर है? अरे कुछ समझ में आई बात? x0 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये हमारा वर्क आ जाएगा। या इस केस में वर्क आएगा कैसा? पॉजिटिव वर्क आएगा। क्लियर है बेटा यहां तक बात? इस केस में वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव वर्क आएगा। चलो, लिख लिया है सबने? चलो, अब बात करते हैं वर्क डन बाय सूडो फोर्स। सूडो फोर्स के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। मान लो एक एक स्फेयर मान लो इसको, है ना? स्फेयर के ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m। ठीक है? इस स्फेयर को हमने कोई एक्सलेशन दे दिया a। इस स्फेयर को हमने क्या दे दिया? एक्सलेशन a, एक्सलेशन दे दिया। अब फोर्स लगाई होगी जब ये एक्सलेशन आया है ना? मान लो ये थीटा एंगल मूव करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे कांटेक्ट इससे हट जा रहा है, स्फेयर का और ब्लॉक का कांटेक्ट हट जा रहा है एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अरे जैसे इसको आगे लेके जाऊंगा, पहले इस पे स्लाइड करेगा। अरे नहीं समझ में आ रही? मान लो यहां तक है थीटा। अरे पहले इस पे स्लाइड करेगा, उसके बाद ये आगे निकल जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा, ऐसी तो होगा। तो इस पॉइंट तक हमें बताना है वर्क डन बाय सूडो फोर्स। वर्क डन बाय सूडो।
नहीं समझ में आई बात? वर्क डन बाई सूडो फोर्स। तो क्या होगा वर्क डन बाई सूडो फोर्स, बताओ? पहली बात तो सूडो फोर्स कब आएगी वो देखना पड़ेगा। कब आती है सूडो फोर्स? जब ऑब्जर्वर एक्सलेट कर रहा हो। तो ऑब्जर्वर को स्फेयर पे बैठा दिया हमने, तो अब स्फेयर एक्सलेट कर रहा है ए एक्सलेशन से, तो ये भी एक्सलेट कर रहा होगा ए एक्सलेशन से। अगर स्फेयर ही एक्सलेट कर रहा है, स्फेयर पे बैठा है, तो वो भी एक्सलेट करेगा। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसमें आएगी सूडो फोर्स। कितनी आएगी? इसका मास, इसका एक्सलेशन, और एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन। ये कौन सी फोर्स होगी? सूडो फोर्स। कुछ समझ में आई बात, नहीं आई? नहीं समझ में आई? अब इस सूडो फोर्स का वर्क बताना है हमें। तो कैसे बताएंगे वर्क, जल्दी बताओ। एफ डॉट डी आर, उसका इंटीग्रेशन आएगा, एफ सूडो। बोलो। अब कोई मुझे बता दो, जब ये कांटेक्ट छोड़ेगा तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? मान लो इसका रेडियस आर है, मान लो इसका रेडियस कितना है, आर, तो फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बता पाओगे? अरे इतनी अंग्रेजी मत पढ़, जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा इतना। फोर्स उस तरफ है, तो उस तरफ यहां से चल के ऐसे आ रहा है। नहीं समझ में आई बात? आर साइन थीटा होगा। नहीं समझ में आ रही बात बेटा? ये ब्लॉक ऐसे चल के आ रहा है, इस पे फोर्स इधर ही लग रही होगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल है, तो सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल होगा। तो सूडो फोर्स इधर होगा, तो ये ब्लॉक, बेशक ब्लॉक कैसे भी चल के आ रहा है, लेकिन फोर्स इस तरफ है, तो इस तरफ कितना चला है, यहां से यहां तक इतना चला है ना, ये डिस्टेंस है ना। नहीं समझ में आई बात? देखो, ये हमारा स्फेयर है, ये हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक यहां से चला, यहां तक चलता आया, यहां तक चला गया। कितना एंगल मूव हुआ है ब्लॉक? थीटा। इस पे फोर्स थ्रू आउट किस डायरेक्शन में रही? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे था तो भी इस तरफ डायरेक्शन में, यहाँ था तो भी इसमें, यहाँ था। बोलो बेटा, एंगल वेंगल कुछ भी हो, फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, हमें बस उससे मतलब है। बेटा मैं पूछ नहीं रहा, मैं वर्क डन बाई सूडो फोर्स की बात कर रहा हूँ। एफ साइन थीटा से मैं क्यों मतलब, मेरा सूडो फोर्स है कितना? एम इंटू ए। एम इंटू ए इंटू उसकी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे? देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन तुम क्यों हो रहे हो बेटा? 1000, 50, 1 लाख, मैंने बोल दिया 1 लाख फोर्स लग रही है एक ब्लॉक पे। तुम 1 लाख में से 99,999 को भूल जाओ, जिसका वर्क पूछा उसको ध्यान में रखो। क्लियर है? किसका वर्क पूछा है? सूडो का। तो 99,999 दिमाग से निकाल दो। सूडो की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, आर साइन थीटा आंसर है। देखो आर इसका रेडियस है, बेसिकली मुझे इसकी डायरेक्शन में एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई पूछेगा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये स्ट्रेट लाइन जोड़ूंगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, वो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। होगा नहीं होगा? अब मुझे फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा इतना, फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर का डिस्प्लेसमेंट होगा इतना। ये बात समझ में आ गई? तो ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, ये फोर्स की डायरेक्शन है ना। अरे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है भाई, तो उसकी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो मैं यहां से नहीं निकाल सकता, उसको मैं निकालूंगा यहां से। ये टोटल ये वाला रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये होगा आर कॉस थीटा, ये होगा आर साइन थीटा। हम्म। हाँ ठीक है, मान लिया सर्कल में मूव कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में कितना चला ये बता। एक बार वर्क की डेफिनेशन पढ़ जल्दी से, पढ़, तुम पढ़ो।
ड्यू टू द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स बॉडी गेट डिस्प्लेसमेंट। बॉडी ऐसे जा रही है ना, तो इस फोर्स की वजह से नीचे तो नहीं आई होगी, नहीं आई होगी, ग्रेविटी की वजह से आई होगी। मुझे उससे लेना ही देना नहीं, हमें सिर्फ अप्लाइड फोर्स का क्या इफेक्ट है वो चाहिए। तो हम जनरली क्या करते हैं, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। अप्लाइड फोर्स है हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तुम्हें चाहिए ना बस, वो कितना है, वो इतना होगा। अब ये ज्योमेट्री से निकालना है, ये अगर आर है तो ये आर कॉस थीटा होगा, आर साइन थीटा होगा। बोलो, तो यहां से वर्क का जब डायरेक्ट मेरा एक्सप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो मेरा हो जाएगा सूडो फोर्स यानी m इंटू ए इंटू आर साइन थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो मेरा वर्क डन बाई सूडो फोर्स हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात में भी, फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज वर्क डन बाय सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास। चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे अभी।